हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है, या जैसे रोड है, रोड वगैरह की मरम्मत कौन करता है, यानी कि गांव का जो रख रखाव है उसके बारे में है ये चैप्टर। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। पार्ट 1 में जो है सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इसमें जो 2 ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। तो पार्ट 1 में एसएचओ के बारे में बताया गया है, एसएचओ, और एक होता है पटवारी। इस चैप्टर में ही पूरे 2 ऐसे ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है कि उनके काम क्या क्या हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका वर्क रहता है। ठीक है। चलिए अब आगे शुरू कर लेते हैं, इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ये रहा, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो इंडिया क्या है, एक कंट्री है, तो इंडिया के स्टेट्स हैं, तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। तो जो लैंड से रिलेटेड जो होते हैं, झगड़े पड़ते हैं, तो जैसे गांव वगैरह में ज़मीन से रिलेटेड झगड़े पड़ते हैं, तो उनसे जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के जो मैटर होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट को इसीलिए जो है फर्दर आगे चल के सब डिवीज़न में डिवाइडेड कर दिया गया है। दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। तो अब जो ये सब डिविजन्स बने, उनको जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि तहसील या फिर तालुका ऐसे बोला जाता है। देखो नॉर्मली अगर बताया जाए तो कंट्री होती है एक हमारी, है ना, कंट्री। तो कंट्री किस में डिवाइड होती है, स्टेट्स में, और स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर जाता है तहसील में। ठीक है। मैं इस तरीके से बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कंट्री में क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है। ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है, जैसे ज़मीन से रिलेटेड झगड़े होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट को भी डिवाइडेड हो गई है सब डिविजन्स में। ओके। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसमें क्या, इसके जो हेड होते हैं, जो इसके जो प्रमुख लोग होते हैं, कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए। एंड अंडर हर द रिवेन्यू ऑफिसर, और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो आते हैं रिवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, उनको तहसीलदार बोला जाता है। तहसील के जो होगा वो तहसीलदार हो गए, और डिस्ट्रिक्ट के हो गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। तो जिनके पास जो होते हैं झगड़े होते हैं, होते हैं, तो सॉल्व करने के लिए उन्हीं के पास जाया जाता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो दे ऑल्सो सुपरवाइज, तो जो तहसीलदार होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो जो पटवारी मैंने बताया था पार्ट 1 में, तो पटवारी जो होता है लेखपाल, तो वो उसके पास सारा लेखा जोखा होता है, मैप होता है कि किसकी मतलब ज़मीन किसके नाम है, किसकी कितनी ज़मीन है, या ज़मीन में उसमें क्या क्या हुआ है। तो उनको जो अगर झगड़े पड़ जाएं, तो उनके ऊपर जो सुपरवाइज करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए पटवारियों की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसीलदार होते हैं। तो जो पटवारीज होते हैं, उनके काम को या उनका जो रिकॉर्ड है वो सब ये लोग देखते हैं, कितना रिवेन्यू और जो है ज़मीन से कितना टैक्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना कलेक्ट किया गया है, इस सब का रिकॉर्ड तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली obtain a copy of their record, स्टूडेंट्स कैन obtain their कास्ट सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। तो उनका क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और तहसीलदार का, कि वो ये देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके पास उनकी जो कॉपी का रिकॉर्ड रहे, उनके पास जो है, उनको जो आसानी से, जैसे अगर कॉपी चाहिए उनको अपने रिकॉर्ड की, तो वो उनको आसानी से मिल जाए। या फिर जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो भी उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए उनका ये काम होता है। अब जैसे इसी केस में हुआ था, मोहन और रघु का जो खेत था, तो उसमें रघु ने अपनी बाउंड्री बढ़ा ली थी, पार्ट 1 में बताया है। तो उसने क्या करा था, तो मोहन को अगर कॉपी चाहिए होगी तो वो तहसीलदार के पास जाएगा, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, तो उसको आसानी से जो है उसकी कॉपी मिल जाएगी। द तहसीलदार्स ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर्ड। तो तहसीलदार के ऑफिस में ही क्या होता है, जहाँ ऐसा ऑफिस है जहाँ पर जो है ज़मीन से रिलेटेड झगड़े जो होते हैं वो सुने जाते हैं। ओके। चलिए, farmers often require a copy of their lands record together with a map as shown in the previous illustration।
तो फार्मर्स के पास क्या होता है, एक कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसे झगड़ा जैसे कहीं पड़ जाए ज़मीन वगैरह के लिए, तो या फिर उसका मैप जो है जैसे कि प्रीवियस इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है, तो उसके लिए उसकी कॉपी को वो अप्लाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। दे हैव अ राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन, उसके पास इस इन्फॉर्मेशन को जानने का अधिकार होता है। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फीस फॉर दिस, इसके लिए वो स्मॉल जो है फीस भी पेमेंट करता है। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. तो कभी कभी क्या होता है, जो ये इन्फॉर्मेशन होती हैं उनकी किसानों को जो है इजीली नहीं मिल पाती हैं, उनको नहीं पता चल पाता, वो तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जिससे कि किसानों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेट। तो कुछ स्टेट्स में क्या हो गया है, अब कुछ स्टेट्स में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ये जो कॉपियाँ मिलती हैं उनकी रिकॉर्ड की, तो ये कंप्यूटराइज्ड है, तो जो है ये या फिर ये पंचायत ऑफिस में रखी रहती हैं, जिससे कि किसानों को आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और जो है ये रेगुलरली अपडेट की जाती हैं, जिससे कि आसानी से मिल सकें। व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, तो आप लोग क्या सोचते हो कि फार्मर्स को ये कॉपी जो है रिकॉर्ड की, जो है इस रिकॉर्ड की जो कॉपी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्यों चाहिए होती है उनको। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड वाई। तो ये जो नीचे सिचुएशन दे रखी है उनको स्टडी कीजिए और देखिए कि किसमें इनको जो है कॉपी की जरूरत पड़ेगी और किसमें नहीं पड़ेगी, क्या क्या सिचुएशंस हैं ऐसी। अ फार्मर वॉन्ट्स टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, अगर किसान को किसी से कोई प्लॉट खरीदना है या फिर किसी को देनी है ज़मीन का कोई प्लॉट खरीदना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको कॉपी चाहिए नहीं चाहिए, तो हाँ, तो उसको ये कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। अ फार्मर वॉन्ट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, या फिर जैसे किसान के पास कोई फसल हुई है, उसने कुछ उगाया है, उसने किसी चीज़ का उत्पादन किया है, तो अगर उसको बेचना है तो उसको चाहिए कॉपी या नहीं चाहिए, तो उसको इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपी की, तो वो तो सिंपल उसने अन्न उगाया है अपना, तो जितना उसने पैसा लगाया उतना ही उसने जो है अन्न उगाया है, तो उसका वो पैसा ले लेगा, बेच देगा उसको, तो उसके लिए उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थर्ड है कि अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर हैंड, अगर किसान को जो है एक कोई लोन चाहिए, ठीक है, अगर क्योंकि उसे जैसे अपनी ज़मीन पर उसे कुआं खुदवाना है, तो उसके लिए उसे लोन चाहिए, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो हाँ, इसके लिए उसको रिक्वायरमेंट होगी। अब फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड, जैसे किसान जो है अपने खेतों के लिए खाद जो है परचेज करना चाहता है, फर्टिलाइजर उर्वरक लगाना चाहता है अपने मैदान में, फील्ड में, तो उसके लिए उसे कॉपी की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो उसके लिए उसको कोई कॉपी वॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो काम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जितना उसके पास पैसा है उससे वो अपने जो खेतों के लिए खाद खरीद लाएगा। ओके, अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग द चिल्ड्रन, अगर कोई किसान अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटना चाहे, तो हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए उसको जो है अपना रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो अपने बच्चों में इसको डिवाइड कर सकता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अ डॉटर्स विश, एक लड़की की इच्छा, ठीक है। तो फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस, हमारे मकान में जो है मतलब लड़की ने बोला है कि पिता रहते हैं सब, और उनकी ये इच्छा है कि एंड एवरीवन सेज, और हर कोई यही कहता है कि इसको तुम अपने भाई के लिए छोड़ जाना। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या, लड़की बोल रही है कि फादर इनहेरिटेड आवर हाउस, कि मेरे घर में जो है पिता माता सब रहते हैं ना, फ्रॉम हिज फादर, वो अपने पिता से बोल रही है कि एंड एवरीवन सेज ही विल, कि हर कोई यही कहता है कि ये सब तो अपने भाई के लिए छोड़ जाओ। बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज़ नॉट वेरी वोमेनली आई एम टोल्ड, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। तो बट वॉट अबाउट, उसने बोला कि मेरे और मेरी माँ का क्या, टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, तो वो उसकी इच्छा है कि घर की जो प्रॉपर्टी है, पिता की जो प्रॉपर्टी है, या जो पिता का जो घर है उसमें उसका भी कोई हिस्सा हो। इज़ नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड, कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई जो है बहुत ज़्यादा वुमेनली नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस, लेकिन मैं वास्तव में एक ऐसी जगह चाहती हूँ जो मेरी अपनी हो, मेरी पर्सनल हो, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, कि आप मुझे जो है दहेज में सिल्क और गोल्ड मत दीजिए, लेकिन मुझे रहने के लिए अपने पिता की प्रॉपर्टी में एक छोटा सा हिस्सा दे दीजिए। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी, कि मैं अपना एक स्थान चाहती हूँ, मैं अपनी एक जगह चाहती हूँ, ना कि दहेज चाहती हूँ। ओके, तो एक लड़की ने ये इच्छा की है। अब आता है अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब यह है, अमेंडमेंट मीन्स होता है जब किसी कानून में कोई चेंज किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि जब कोई कानून है कोई बदला जाए, तो उसको अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है, वो 2005 में, ठीक है, ये हुआ था, इसमें चेंज किया गया था।
Often when we think of farmers who own land, farmers who own land, we think of men. जब भी हम कभी किसी किसान के बारे में सोचते हैं या फिर उसकी ज़मीन के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ आदमियों के बारे में ही सोचते हैं. वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स. हमने जो है औरतें भी देखी हैं जो कि खेतों में काम करती हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. लेकिन उनका जो है उन लोगों की तरह ही उनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं होती है. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में क्या है कि जो हिंदू फैमिली की जो औरतें होती हैं उनको जो है फैमिली की जो खेती की ज़मीन होती है उसमें उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता है. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमोंग हिज सन्स. उसके पिता की मृत्यु के बाद, अगर कभी मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है पिता की, वो सिर्फ इक्वली जो है जितने भी लड़के होते हैं तो उसमें ही डिवाइड कर दी जाती है. जैसे कि मान लीजिए माता और पिता हैं, ठीक है, माता और पिता हैं, उस पिता के और माता के क्या हुआ, एक लड़की है और दो लड़के हैं, तो लड़की को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़कों में ही वो डिवाइड प्रॉपर्टी की जाती थी. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. लेकिन अब क्या हुआ, रिसेंटली जो ये लॉ है ये चेंज हो गया है. इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. अब जो लॉ है वो चेंज हो गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इस कानून में जो है अमेंडमेंट किया गया है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें सन्स डॉटर्स और मदर का जो हिस्सा है बराबर होगा. अब क्या होता है, अब 4 हिस्से होंगे. जैसे मान लीजिए फादर और मदर हैं, उनकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं, तो 4 हिस्से होंगे, एक माता का, एक बेटी का और फिर 2 बेटों के. ठीक है, तो इस तरीके से 4 जगह उनका बंटवारा किया जाएगा. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ द कंट्री. अब यही सेम लॉ जो है कि यूनियन टेरेटरीज जो है हमारे देश की उसमें भी अप्लाई किया गया है और कुछ स्टेट्स में भी लागू किया गया है. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इस लॉ से क्या हुआ है, बहुत सारी जो औरतें हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. अब सुधा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, सुधा जो है इसमें एक एग्रीकल्चर फैमिली में सबसे बड़ी बेटी है. शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज. उसकी शादी हो चुकी है और वो पड़ोस के ही एक गाँव में रहती है. ठीक है. आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क. उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा जो है अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए, खेती किसानी में अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए वहाँ पर आती है. हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड. तो उसकी माता ने पटवारी से कहा, पटवारी से पूछा कि जो उसकी जो ज़मीन है कि वो सुधा के नाम में भी ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे सारे बच्चों को मिले वैसे ही ट्रांसफ़र वो जो रिकॉर्ड में आ जाए कि वो सुधा को भी मिल जाए. सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. अब जो सुधा की मदर है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है अपनी खेती का काम संभालती हैं अपने बड़े बेटे और बड़ी लड़की के साथ. सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land. इस और उधर सुधा को भी विश्वास है कि अगर कभी कोई उसकी इन लॉज जो हैं उसके ससुराल वाले उसके साथ कोई परेशानी खड़ी करते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़मीन में वो अपना हिस्सा ले सकती है जो उसकी माता ने उसके लिए सेव कराया है. ठीक है, तो इस लॉ से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वुमेन्स को. ओके ओके अब आता है अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे. ठीक है, और जो जो पब्लिक सर्विसेज हैं एक सर्वे किया गया. तो दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़. इस चैप्टर में जो है गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के बारे में बताया गया है और देखे गए थे कि उनके कार्य क्या क्या हैं स्पेशली फॉर रूरल एरिया जो कि गांव में पड़ते हैं, विलेजेस में हैं. द फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड इज मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल था वो एक पुलिस का था, एसएचओ का था, जिसके लिए दिखाया गया था कि वो लॉ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, है ना, और ऑर्डर को मानते हैं. एंड द सेकंड, और जो दूसरे थे वो मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स की, जो लैंड रिकॉर्ड्स का को मेंटेन करते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं पटवारी. तो 2 ऑफिसर्स थे इसमें ऐसे, उनके बारे में बताया गया है, एसएचओ और पटवारी. इन द फर्स्ट केस वी एग्जामाइन द रोल ऑफ द पुलिस एंड द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी. ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो है हमने पुलिस के रोल के बारे में एग्जामाइन किया और जो सेकंड में जो है पटवारी के बारे में जाना. दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट. और इन दोनों के कामों को जो है डिपार्टमेंट के और लोग जो होते हैं वो देख रेख करते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैं बता दे रही हूँ, एक बार और बताती हूँ. कंट्री है, कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट को किया जाता है तहसील में. तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसील में होते हैं तहसीलदार. तो ये सुपरवाइज करते हैं किसको, पटवारी को. ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए तहसील है, तो तहसील जितने भी गांव आते हैं, ठीक है, उनके सबके ऊपर जो होती है एक तहसील होती है, सीधे, ठीक है। टाउन्स होते हैं तो टाउन्स के ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट, और अगर सब डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है स्टेट्स, और सारे स्टेट्स को मिलाकर बनती है एक कंट्री। एक बार फिर बताती हूँ, सारे विलेजेस को मिलाकर, आसपास के जितने विलेजेस हैं उनको मिलाकर तहसील बनेगी, और सारे टाउन्स को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्टेट्स बनता है, और सारे स्टेट्स को मिलाकर अगर मिला दी जाए तो एक कंट्री बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पटवारी होता है, मैंने बताया था पटवारी, पटवारी के ऊपर होता है तहसीलदार, और तहसीलदार के भी ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये जो है मेन पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। सच एज द तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, ठीक है। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट, जैसे कि तहसीलदार या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दीज सर्विसेज, हमने ये भी देखा कि लोग जो है इन सर्विसेज को कैसे यूज़ करते हैं, एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और क्या क्या वो प्रॉब्लम है जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉस दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। और ये जो सर्विसेज होती हैं, ये जो किस तरीके से कार्य करती हैं, ये जो लॉ बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये कार्य करती हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको पारित किया है। यू हैव प्रॉब्ली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपने शायद देखा भी होगा कि बहुत सारी जो पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट ने के डिपार्टमेंट्स ने उनको लागू किया हुआ होता है, ठीक है। तो डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज वाई विजिटिंग अ नियर बाई विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है, आपको अपने आसपास के गांव में जाकर, ठीक है, या फिर अपने जो है एरिया का निरीक्षण करके आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। देखना है आपको क्या क्या करना है। लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, the fair price shop, the bank, the police station, the agricultural society for seeds and fertilizers, the post office or sub post office, the आंगनबाड़ी, creche, government schools, health center और government hospitals. Collect information on 3 public services and discuss with your teacher, ठीक है। आपको इसमें से किसी 3 पर भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है, 3 पब्लिक सर्विसेज पर, और आपको उसको टीचर के साथ डिस्कस करना है। हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन देयर फंक्शनिंग, उनके कार्य में आप लोग कैसे और ज़्यादा सुधार ला सकते हो। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन वर्कड आउट, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है, ओके। जैसे पब्लिक सर्विसेज हैं, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, आप उनके काम में क्या नोटिस कर रहे हो। एरिया कवर्ड, कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं। व्हाट डू यू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी, कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। प्रॉब्लम फेस बाय दोस्त मैनेजिंग द सर्विसेज, ठीक है, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, या इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड, क्या और क्या हम सुधार कर सकते हैं इसमें। जैसे कि यह है राशन कार्ड के बारे में है, फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप जो होती है जिसमें राशन मिलता है। तो व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में आपने क्या नोटिस किया। द शॉप वॉज ओपन, 3 people केम, दे ऑल हैड येलो कार्ड्स, दे बॉट शुगर एंड राइस, केरोसिन वॉज नोटेबल। तो ठीक है, शॉप अवेलेबल ओपन थी, 3 लोग वहाँ पर आए, ठीक है, तो उनके पास येलो कार्ड था, और राइस और शुगर तो उनको मिल गए, लेकिन केरोसिन जो था, मिट्टी का तेल जो था, वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। एरिया कवर, कितना एरिया कवर करा उसने, तो दिस शॉप कवर्स 2 villages, ये जो है गाँव के 2 villages को कवर करती है। व्हाट डू यू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी, तो दे नीड अ राशन कार्ड्स, उनको जो है एक राशन कार्ड की जरूरत होगी। दिस हैज़ टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस, जो कि तहसील ऑफिस में बनेगा। इस चीज़ की इसको जरूरत होगी अगर किसी को राशन लेना है तो। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोस्त मैनेजिंग द सर्विसेज, जो सर्विस इसको मैनेज कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज़ नॉट इनफ सप्लाई ऑफ द केरोसिन, कि वहाँ पर जो है मिट्टी के तेल की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, लोग क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं। राइस इज़ ऑफ द वेरी बैड क्वालिटी, जो चावल मिल रहे हैं वो बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं। वी नेवर गेट केरोसिन, और केरोसिन तो हमें कभी मिला ही नहीं। इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी मेड, और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस, चावल की क्वालिटी को सुधारा जा सके। मेक केरोसिन अवेलेबल, द फेयर प्राइस शॉप शुड बी केप्ट ओपन एवरी डे, और ये राशन की जो दुकान है ये हमेशा खुली होनी चाहिए, हर दिन खुलनी चाहिए, जैसे कि वो मतलब लिमिटेड टाइम में ही खुलती होगी, वीक में जो 2 बार या 3 बार इस तरीके से खुलती होगी, तो हमेशा खुलनी चाहिए। और जो केरोसिन की जो सप्लाई है वो भी अच्छे से मिलनी चाहिए, तो ये सुधार ला सकते हैं। तो राशन कार्ड का इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। बाकी आप लोग गांव में जाकर अपने पता कीजिए, और 3 पब्लिक सर्विसेज के बारे में निरीक्षण करके टीचर से डिस्कस कीजिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।